नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारतीय राजनीति बयान आधारित है। हम और आप भी नेताओं का मूल्यांकन विचार कम डायलॉगबाजी से ज्यादा करते हैं। इसी पर ताली बजती है, यही हेडलाइन बनती है। टीवी की भाषा भी पत्रकारिता की कम, सीरियल की ज्यादा हो गई है। इससे आप दर्शकों को बहुत नुकसान है। डायलॉग से मनोरंजन तो हो जाता है, मगर राजनीति का स्तर थोड़ा गिर जाता है। ऐसी भाषा हमेशा छल करती है, जितना कहती नहीं उससे कहीं ज्यादा सवालों को टाल देती है। राजनीति वन लाइनर होती जा रही है, बोलने में भी और विचारों से भी। सारा ध्यान इसी पर रहता है कि ताली बजी कि नहीं बजी। उनके एक युवा नेता हैं, अभी भाषण सीख रहे हैं। ऐसे करते हो भी ऐसे कर, न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था और देश को इतना बड़ा भूकंप झेलना पड़ता, ये देश 10 साल तक उभर नहीं सकता था। लेकिन अच्छा हुआ कि बोलना शुरू हो गया तो पता चल रहा है भूकंप की संभावना बची नहीं। हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। मजा चाहिए, विचार नहीं। इस वक्त बहुत जरूरी है कि नोटबंदी के व्यापक स्वरूप पर गंभीर चर्चा हो। कितनी गंभीर है चर्चाएं, वही देखेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि उनका जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लीजिए, मगर सवालों के जवाब दीजिए। लेकिन उन्होंने जो कहा उस पर बात करेंगे। पहले ये देखिए क्या कहा। पिछले 2.5 साल में आपकी सरकार की पॉलिसीज ने हिंदुस्तान के 1% अमीर लोगों को हिंदुस्तान का 60% धन पकड़ा दिया है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये एनडीए सरकार का आंकड़ा है। राहुल की एक बात इस हद तक ठीक है कि भारत में 1% लोगों के पास देश की 50-60% से अधिक संपत्ति है। लेकिन यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है कि ऐसा सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ही हुआ। ऐसा यूपीए और उससे पहले एनडीए और उससे पहले की तमाम सरकारों के कार्यकाल से यही होता आ रहा है। अमीर अमीर ही हो रहा है। इस बढ़ती असमानता पर दुनिया भर के अर्थशास्त्री सर फोड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं। सिर्फ वो अर्थशास्त्री नहीं बात कर रहे हैं जो किसी सरकार के सलाहकार बन जाते हैं या उसकी संस्थाओं के प्रमुख। भारत में भी और दुनिया भर में भी बैंकों के आगे खड़ी लाइनों में लोग कहते पाए गए कि अमीर तो दिख नहीं रहा है। जब गरीब या निम्न आय वाले ही ज्यादा हैं तो वही दिखेंगे। देश की आधी से अधिक संपत्ति के मालिक 1% अमीर लाइनों में लगे भी होंगे तो वे इतनी संख्या में कम हैं कि किसी को पता भी ना चला होगा। अमेरिका के हार्वर्ड और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्रियों ने एक नया अध्ययन में किया है और पाया है कि राष्ट्रपति ओबामा के कार्यकाल के दौरान जितनी भी नौकरियां पैदा हुई उनमें से 94% नौकरियां अस्थायी थीं। पार्ट टाइम वाला कम कमाता है और कम समय के लिए कमाता है। आप सब जानते हैं, यही है छल और छलावा। अगर राहुल गांधी का मकसद इस असमानता को उभारना है तो शुक्रिया, लेकिन लगता नहीं कि वे इसके सहारे प्रधानमंत्री को निशाना बनाने से ज्यादा कोई अलग मॉडल पेश करना चाहते हैं। हकीकत यह है कि मोदी हो या मनमोहन सिंह, मोटा मोटी दोनों एक ही तरह की आर्थिक नीतियों पर चलते हैं, जिससे आगे जाकर असमानता ही बढ़ेगी, यानी अमीर ही सिर्फ अमीर होगा। कम से कम प्रधानमंत्री और राहुल गांधी दोनों ही बताएं कि 1% के पास आधी से अधिक संपत्ति उनकी मेहनत से जमा हुई या गरीबों के नाम पर चुनाव जीतने वाले नेताओं की मेहरबान नीतियों के कारण ऐसा हुआ। उसी तरह बीएचयू में प्रधानमंत्री के भाषण पर लोग खूब हंसे। उन्होंने कहा वहां पर कि मनमोहन सिंह ने यह कहा है कि 50% लोग गरीब हैं, वहां हम मतलब मोदी टेक्नोलॉजी की बात कैसे कर सकते हैं। अब ये बताइए, अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं या मेरा दे रहे हैं, ये उनके शब्द हैं। मनमोहन सिंह ने नोटबंदी की आलोचना जरूर की है, ना कि ऑनलाइन बैंकिंग की। राज्यसभा में दिए अपने भाषण में उन्होंने कैशलेस लेन देन की कोई आलोचना नहीं की है, नोटबंदी की है। टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं किया है। हिंदू अखबार में छपे अपने लेख में पूर्व प्रधानमंत्री ने यह जरूर कहा कि आधी आबादी यानी 60 करोड़ भारतीय ऐसे गांव कस्बों में रहती है जहां एक भी बैंक नहीं है, जबकि 2001 से अब तक गांव में बैंक शाखाओं की संख्या दुगनी हुई है। आदर्श स्थिति तो यह होती कि जब पूर्व प्रधानमंत्री की आलोचना का जवाब मौजूदा प्रधानमंत्री दे रहे हों तो कम से कम एक दूसरे की बात को सही से कोट करें। पाकिस्तान घुसपैठियों को हिंदुस्तान में भेजना हो तो क्या करता है, वो सीमा पर फायरिंग शुरू कर देता है।
तो फिर हमारी फौज भी बिजी हो जाती है उसके साथ। तो इधर उधर चलती रहती है आमने सामने और लपक करके वो घुस जाते हैं। उनको कवर मिल जाता है बेईमानों। इन दिनों संसद में आपने देखा होगा, तू मैं तू मैं। तो इन लोगों को पीछे से मुझे अब समझ आया ये होलना किसकी भलाई के लिए किया जा रहा है। पहले विरोध करने वालों को देशद्रोही कहा गया, लेकिन अब संसद के भीतर आवाज उठाने वालों की भी तुलना पाकिस्तान की सेना से हो रही है। लेकिन विरोधियों को जब पाकिस्तान भेजने या पाकिस्तानी से तुलना गिरिराज सिंह जैसे मंत्री करते थे, योगी आदित्यनाथ करते थे, सांसद अमित शाह पाकिस्तान भेज देने की बात करते थे, तब भी, या वहां दिवाली मनाने की बात करते थे, शायद दिवाली मनाने की बात उन्होंने कही थी, तब भी प्रधानमंत्री इस बात से बचते थे। लेकिन अब वे भी नोटबंदी का विरोध करने वालों को, आतंकवादियों को मदद करने वाली पाकिस्तानी सेना से करने लगे हैं। जेब कतरा और उसके दोस्त के किस्से के सहारे विरोधियों को जवाब तो दे दिया उन्होंने और सुना रहे हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री के लिए उचित था? वैसे उन पर भी हमले कम नहीं होते, उन हमलों में भी गरिमा नहीं होती, लेकिन क्या प्रधानमंत्री को गरिमा का ख्याल नहीं रखना चाहिए? पुराने जमाने में देखा होगा आपने, मेले होते मेले, उसमें पिक पॉकेटर आते हैं, तो उनको लगता है ये सबसे बढ़िया जगह है, एक दिन में ज्यादा बिक्री कमाई हो सकती है, जेब कतरे आ जाते हैं। लेकिन वो बड़े चालाक होते हैं जी। वो जेब कतरा जेब काटेगा तो उसका जो साथी दूर खड़ा है उसको पता चलता है हाँ अब काम हो गया, तो उधर की तरफ दौड़ता है, ये चोर भाग रहा है, चोर भाग रहा है, तो पुलिस सब वहां भागेगी और वो जेब कतरा आराम से उधर से निकल जाए। बेईमानों को बचाने के लिए, बेईमानों को रास्ता दिखाने के लिए न जाने कैसी कैसी तरकीब अपनाई जा रही है। गांधी जी बहुत अच्छे वक्ता नहीं थे, कम बोलते थे और धीरे धीरे बोलते थे, हुंकार तो कभी नहीं भरते थे और फुंकार तो कभी नहीं मारते थे। अपनी आत्मकथा सत्य के साथ प्रयोग में उन्होंने बोलने पर कुछ प्रसंगों का जिक्र किया है, जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। वे लिखते हैं कि एक बार मैं वेंटनर गया था, कोई जगह होगी, वहां मजूमदार भी थे, वहां के एक अन्नाहार घर में हम दोनों रहते थे। वहां अन्नाहार को प्रोत्साहन देने के लिए एक सभा की गई, उसमें हम दोनों को बोलने का निमंत्रण मिला, दोनों ने उसे स्वीकार किया। मैंने जान लिया था कि लिखा हुआ भाषण पढ़ने में कोई दोष नहीं माना जाता। मैं देखता था कि अपने विचारों को सिलसिले से और संक्षेप में प्रकट करने के लिए बहुत से लोग लिखा हुआ पढ़ते थे। मैंने अपना भाषण लिख लिया, बोलने की हिम्मत नहीं थी। जब मैं पढ़ने के लिए खड़ा हुआ तो पढ़ न सका, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मजूमदार का भाषण बहुत अच्छा हुआ, श्रोतागण उनकी बातों का स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट से करते थे। मैं शर्माया और बोलने की अपनी असमर्थता के लिए दुखी हुआ। अपने इस शर्मीले स्वभाव के कारण मेरी फजीहत तो हुई, पर मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अब तो मैं देख सकता हूं कि मुझे फायदा हुआ है। ये उन्हीं के शब्द हैं कि कम बोलने वाला बिना विचारे नहीं बोलेगा, वो अपने प्रत्येक शब्दों को तौलेगा। सत्य के साथ प्रयोग में वो आगे लिखते हैं कि अक्सर मनुष्य बोलने के लिए अधीर हो जाता है। मैं भी बोलना चाहता हूं, इस आशय की चिट्ठी किस सभापति को नहीं मिलती होगी, फिर उसे जो समय दिया जाता है वो उसके लिए पर्याप्त नहीं होता, वो अधिक बोलने देने की मांग करता है और अंत में बिना अनुमति के ही बोलता रहता है। इन सब लोगों के बोलने से दुनिया को लाभ होता है, ऐसा शायद ही हुआ है, पर उतने समय की बर्बादी तो स्पष्ट देखी जा सकती है। हम जिस दौर में रह रहे हैं उसमें यही मॉडल चल पड़ा है। सोशल मीडिया पर जहां लोग लिखकर बोलते हैं, वहां बोलना बदल गया है। गालियां लिखकर दी जा रही हैं और भाषा हिंसा से भरी हुई है। यह प्रधानमंत्री मोदी की शैली रही है। जहां भाषण देने गए, पहले वहां के प्रतीकों और महापुरुषों को जरूर याद किया। अब राहुल गांधी भी यही करने लगे हैं। गाजी और गौतम की धरती में मुझे आकर बहुत खुशी हो रही है। मदारी पासी जी और एकता आंदोलन की कर्मभूमि को मेरा नमस्कार। बनारस में आपको याद ही होगा, मां गंगा ने बुलाया है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी की टेक्निक का इस्तेमाल करने लगे हैं और प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव से पहले
अपने विरोधियों की तरफ बोलने लगे हैं। जब उनके विरोधी उनका मजाक उड़ाया करते थे, अब प्रधानमंत्री भी वही काम करने लगे हैं। जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। 2009 में पता ही नहीं चलता था कि भाई इस पैकेट के अंदर क्या है, पता ही नहीं चलता था। अब पता चल रहा है। उनके एक युवा नेता हैं, अभी भाषण सीख रहे हैं, ऐसे करते थे, वो भी ऐसे कर न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था और देश को इतना बड़ा भूकंप झेलना पड़ता, ये देश 10 साल तक उभर नहीं सकता था। लेकिन अच्छा हुआ कि बोलना शुरू हो गया तो पता चल रहा है भूकंप की संभावना बची नहीं। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ राजनीतिक लड़ाई है, उनको हम हराएंगे, मगर मुर्दाबाद बोलना वो कांग्रेस पार्टी का काम नहीं है। वो कट्टरपंथी लोग बोलते हैं। प्राइम टाइम में हम इसी पर बात करेंगे कि हमारे नेता कैसे बात करते हैं, कैसे करने लगे हैं। ताली बजाने वाले दर्शकों की बात दर्शक खुद से कर लेंगे। इससे एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं हमारे नेता, या भारत की राजनीति को समृद्ध कर रहे हैं। तो हमारे साथ नीरजा चौधरी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, अभय दुबे भी हैं, टिप्पणीकार। नीरजा जी बताइए, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से किया, नोटबंदी को लेकर जो भी सवाल उठ रहे हैं, एक तो विरोध है, राजनीतिक विरोध तो वो झेलते हैं अपने विरोधियों से, और कई बार अंधाधुंध विरोध भी होता है, लेकिन बहुत सारे आर्थिक सवाल भी हैं। तो क्या वो इन भाषणों के जरिए उन आर्थिक सवालों का जवाब दे रहे हैं, या किस्सा कहानियों के जरिए क्या कर रहे हैं वो? देखिए, एक लेवल पे हंसी मजाक व्यंग में उन्होंने राहुल गांधी के जो आरोप थे उनको रफा दफा कर दिया। हर पंच लाइन पे उनकी ऑडियंस हंस रही थी। वो एक तरीका है पॉलिटिक्स में अपने विरोधियों को डील करने का। हंसी मजाक किया, उसको एक होता है ना कि क्या बोलते हैं, रिडिक्यूल अंग्रेजी का शब्द है। रिडिक्यूल इज द बेस्ट वे ऑफ डीलिंग विद समथिंग। उपहास उड़ा देना जिसमें, हाँ, उपहास उड़ा देना, वो किया। खिल्ली उड़ा देना, बिल्कुल। लेकिन ये जो है ना, इसकी सीरियसनेस जो आरोप की है वो है कि चार्ज आरोप प्रधानमंत्री के खिलाफ है। प्रधानमंत्री एक इंस्टीट्यूशन है, एक इंडिविजुअल। दोनों बात है, एक तो जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं, और दूसरा जो वो बोल रहे हैं वो दूसरी चीज है। हाँ, डिमोनेटाइजेशन वाला भी ठीक है। हाँ, दोनों। एक जो आरोप लगाया है वो एक इंस्टीट्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं, हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं। जो आरोप लगाने वाला है वो भी एक इंस्टीट्यूशन है, वो नंबर 2 है आज देश का। आप उसको पसंद करिए नहीं पसंद करिए। राहुल गांधी इंडिविजुअल जो भी हो सकता है, भूकंप की बात कर सकते हैं और चीजों की बात कर सकते हैं जिसकी खिल्ली उड़ाई जा सकती है, लेकिन वो सबसे बड़ी पार्टी, पार्लियामेंट के अंदर पार्टी और देश के अंदर जो फैली हुई पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, उसके डी फैक्टो आज लीडर हैं। वो एक आरोप ये लगा रहे हैं, सीरियस आरोप है। कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की तरफ से जब ऐसा चार्ज लगता है नंबर 2 द्वारा नंबर 1 के ऊपर, तो कहीं ना कहीं बनता है जनता को रीअश्योर करने के लिए कि प्रधानमंत्री की तरफ से एक रिस्पॉन्स आए। वो एक पहली बात है। दूसरा है जो कि आप कह रहे हैं, भाषा का जो इस्तेमाल है। भाषा का इस्तेमाल जो है, अब देखिए, नोटबंदी को लेके प्रधानमंत्री का संसद में नहीं आना, ये बहुत बड़ी चीज है। इतना बड़ा कदम जो कि देश के मतलब 100% लोगों को छू रहा है। आप हवाला को डील करते एक छोटे ग्रुप को करता, बेनामी प्रॉपर्टी को डील करते एक छोटे ग्रुप को करता, काले धन से आप जूझते, लेकिन ये ऐसा कदम था जो हर इंसान को छुआ है। किसी ना की परेशानी है, लोगों के सवाल हैं, तो प्रधानमंत्री ने कहा 4-5 लोगों को मालूम था, वही इसके ऑथर हैं। तो
कहीं ना कहीं क्या वो पार्लियामेंट में आना नहीं चाहिए था इसके जवाब देने। अब वो आप कह रहे हैं कि पर आने के बजाय वो कह रहे हैं कि वहां तू मैं हो रही थी, और जो पाकिस्तान का जो उन्होंने उदाहरण चुना है, मुहावरा चुना है, क्या वो उचित था उनके जैसे व्यक्तित्व के लिए कि ये तो बहुत संसद में मौजूद लोगों को, संसद में जो मौजूद हैं वो हर कोई तू मैं करता है, हम कह सकते हैं किसी का भी, लेकिन क्या उन सांसदों के बहसबाजी की तुलना, देखिए वही, क्या वो ये पाकिस्तानी सेना की तरह आतंकवादियों की मदद कर रहे थे? खिल्ली उड़ाना एक्सेप्टेबल है, अब विरोधी की खिल्ली उड़ाना एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये कहना कि जो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, जो आपकी पॉलिसीज की निंदा करना चाहता है, उसमें खामियां बता रहा है, वो देशद्रोही है बाय इन्वेंडो। तो पाकिस्तानी सेना से कंपेयर करने का मतलब ही वही हुआ ना। तो क्या आप इक्वेट कर रहे हैं देश को सरकार से? जो सरकार के खिलाफ, सरकार की पॉलिसी के खिलाफ बोलने जा रहा है वो देशद्रोही है। ये तो बहुत ही खतरनाक सोच है एक लोकतंत्र में। अभय जी, मैं जानना चाहता हूं कि बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है, अब इसमें दो वक्ता हैं और दोनों के बीच एक लाइव मैच जैसा चल रहा है। या तो जैसे पहले नरेंद्र मोदी ये करते थे, जब उनकी अगली रैली होती थी तो तुरंत वो पता करते थे कि पीछे की रैली में उनके विरोधियों ने क्या कहा और तुरंत जाके जवाब दे दिया, उसी वक्त उसी दिन उस हिसाब कर देते थे। आजकल राहुल गांधी भी वही करने लगे हैं। पर मैं ये जानना चाहता हूं कि हम राहुल गांधी के भाषण और उनसे शैली पे भी बात करेंगे कि उसमें कितनी गरिमा है, कितना तथ्य है, लेकिन क्या एक प्रधानमंत्री से ये उम्मीद करना सही होगा कि वो जब भी बोलें वो फैक्ट पर बोलें? मतलब अगर वो पूर्व प्रधानमंत्री की भी तुलना कर रहे हैं तो उन्होंने जो कहा है मतलब उसको सामने रखते हुए उसकी धज्जी उड़ाएं तो हमें भी कुछ जानने सीखने का मिलेगा। इसमें क्या है, मतलब वो इस तलखी से तल्ख हो गए हैं क्या? मतलब विरोधी जिस तरह से उन पे तल्ख से हमला करते हैं उससे तल्ख हो गए हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी की राजनीति का जो मुख्य स्वर है वो कड़वाहट है, वो तल्खी है। पहले दिन के साथ में जब से वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने हैं तब से भारतीय राजनीति में बहुत तल्खी आ गई है। पक्ष विपक्ष के बीच इतनी तल्खी है, कोई एक दूसरे को कोई भी एल्बो रूम गुंजाइश देने के लिए तैयार नहीं है। तो तल्खी तो इस राजनीति का मुख्य स्वर है और वो हम लोगों को दिन प्रतिदिन दिखाई पड़ता है। दो बातें जो मैंने इसके अंदर पूरे मसले के अंदर डिकोड की हैं वो ये हैं, वो मैं सभी के लिए कह रहा हूं कि आज के नेता अपने समर्थकों के बीच बोलते हैं केवल, और संसद में न बोलना, केवल अपनी रैलियों में और अपने कार्यक्रमों में बोलना, इस चीज का सबसे बड़ा उदाहरण है। संसद में आप बोलते हैं तो अपने विरोधियों के सामने भी बोलते हैं। आज के नेता सिर्फ अपने समर्थकों के बीच में बोलते हैं, चाहे राहुल गांधी अपने समर्थकों, वही प्रेस के साथ भी अपने समर्थकों को इंटरव्यू देते हैं, सब लोग अपने समर्थक पत्रकारों से बातचीत करते हैं। यही प्रक्रिया चल रही है। दूसरी बात यह है कि राजनीति आमतौर पर सरलीकरण का खेल होती है। राजनीति में बहुत पेचीदा बातों को बहुत सरल करके, जिसको हम सोशल साइंस की लैंग्वेज में वल्गराइजेशन कहते हैं, मतलब उसका मतलब अश्लीलीकरण नहीं, उसका मतलब सरलीकरण है। सरलीकरण का खेल है, चाहे वो मार्क्सवादी हो चाहे वो कोई हो। जो राजनीति अपने आप को सरलीकृत रूप में पेश नहीं कर पाती, वो राजनीति नहीं बन पाती, वो किताबों में कैद रह जाती है। तो लेकिन आज हम देखते हैं कि सरलीकरण का सबसे घटिया रूप हमारे सामने लाया जा रहा है, चाहे पक्ष से लाया जा रहा हो चाहे विपक्ष से लाया जा रहा हो। तो ये बड़े पैमाने पर दोनों तरफ से जारी है और हमें इनसे कतई उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि अपने भाषणों द्वारा कोई जन शिक्षण का कर्तव्य निभाएंगे या राजनीति को समृद्ध करेंगे या ऐसा कोई वक्तव्य या भाषण, ऐसी कोई वक्तृता दिखाएंगे जो कि इतिहास में दर्ज हो। ऐसा लोगों से उम्मीद करना बेकार है। ये भारतीय लोकतंत्र के पक्ष हो या विपक्ष हो, भारतीय लोकतंत्र के सबसे कमतर नेताओं का जमाना है। और ये बात कहते हुए और आपके चैनल पे कहते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है और मेरा मानना है कि नीरजा जी मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगी। दूसरी बात यह है कि क्या प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, राहुल गांधी को क्या करना चाहिए। मेरा मानना यह है कि इस घटियापन की जो प्रतियोगिता है उसमें इस वक्त राहुल गांधी ने थोड़ी सी बाजी मार ली है और वो बाजी इस रूप में मार ली है कि पहले तो उनकी बात का नोटिस ही नहीं लिया जाता था। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री के खिलाफ जो आरोप लगाए गए वो दिल्ली विधानसभा में लगाए गए, बिल्कुल वो सुप्रीम कोर्ट में लगाए गए, लेकिन कभी भी उन पर सार्वजनिक जीवन में चर्चा नहीं हुई। जब मेहसाना में वक्तव्य दिया राहुल गांधी ने और वहां रैली में आरोप लगाए, उसी के बाद तो फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बाहर निकले
और गंगा से तुलना कर दी। हाँ, उसी के बाद टीवी चैनल भी बाहर निकले और उन्होंने इस प्रश्न के ऊपर बहस करना शुरू किया। मैं नीरज जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इससे राहुल गांधी ने अपने आप को नंबर 2 के रूप में स्थापित कर लिया है। वो नंबर 2 के रूप में जो नंबर 1 के ऊपर चोट कर रहे हैं, अब बॉल नंबर 1 के कोर्ट में पूरी तरीके से चली जाती है। पर उनका तो विरोधी जो है नंबर 1 की उनका मजाक उड़ा रहे हैं लगातार। नहीं, ठीक है। देखिए, आपको याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी की तूती बोलती थी, उस वक्त सुषमा स्वराज ने एक टीवी के कार्यक्रम में कांग्रेस के अत्यंत भद्र, शिष्ट और बुजुर्ग नेता विट्ठल गाडगिल का बहुत मजाक उड़ाया था। इतना मजाक उड़ाया था कि बिल्कुल वो पूरा कार्यक्रम बहुत ही नाखुशगवार बन गया था। अटल बिहारी वाजपेयी उस बार चुनाव भी जीत गए थे। लेकिन देखिए, इन सब घटनाओं का क्या होता है कि इनके बुरे परिणाम बहुत देर में निकल के आते हैं और देर तक कायम रहते हैं। मैं मानता हूं इन्हीं सब कामों की वजह से भारतीय जनता पार्टी 10 साल तक सत्ता से बाहर रही। तो ये जो किया जा रहा है, जब नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया जाता था और वो गंभीरता से नहीं लिया जाता था, तो नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गए, अब कांग्रेस सत्ता से बाहर है। अब नरेंद्र मोदी खुद ये काम कर रहे हैं जो आपने अपनी भूमिका में कहा भी, तो इसका भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। मोदी जी को यह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें जनता का आशीर्वाद प्राप्त है और अभी भी मोटे तौर पर प्राप्त है। तमाम विफलताओं या सफलताओं के बावजूद उसका हम लोग विश्लेषण करते रह सकते हैं, लेकिन आज भी वो देश के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं। उन्हें यह सब करने की क्या आवश्यकता है? इससे उनको कौन सा सुख प्राप्त हो रहा है? यह सुख प्राप्त करने से परहेज करना चाहिए। अगर वो राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह मजाक उड़ाते रहे तो वो दिनों दिन राहुल गांधी की साख को ही जनता में बढ़ाएंगे। इन चीजों के असर बिल्कुल उल्टे होते हैं। आपको लगता है कि जो राहुल आरोप लगा रहे हैं उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए? मेरा कहना यह है कि गंभीरता, वो आरोप सही या गलत हैं, इस चीज का कोई सिक्का बंद सार्वजनिक रूप से फैसला होना चाहिए। एक पुरानी कहावत है कि जो नेता है, जो सबसे बड़ा नेता है, उसे न केवल ईमानदार होना चाहिए बल्कि ईमानदार दिखना भी चाहिए। इसलिए जब आरोप लगता है तो उसका पहला काम यह होता है कि वो अपने आप को अपनी ईमानदारी का दावा करे और ये कहे कि हम गंगा के समान पवित्र हैं या हम देवताओं के समान पवित्र हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन साथ में जांच भी बैठा दे। इस जांच से हमारी पवित्रता की पवित्रता सुनिश्चित हो जाएगी। पर नीरजा जी, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि ये माना जाए कि प्रधानमंत्री पर भी हमले जो होते हैं वो भी किसी व्याकरण के तहत तो होते नहीं है, किसी मर्यादा के तहत तो होते नहीं है, लेकिन 2.5 साल तक सत्ता में अब पूरा कर चुके हैं। अभय जी कह रहे हैं कि आज भी वो एक तरह से निर्विवादित नेता, स्थापित नेता है, मतलब उनकी सत्ता में या उनकी साख में कोई बहुत ज्यादा उसमें डेंट नहीं आया है। इसके बावजूद भी उनको इस स्तर पे जाना चाहिए क्या? वो जब नोटबंदी के समय से ही देख रहे हैं उनका भाषण कि रो रहे हैं, शादी है तो मजाक उड़ा रहे हैं कि शादी के घरों में भी पैसे नहीं हैं। तो क्या मतलब अगर बहुत सारे लोग जो जनता के मन में भी नोटबंदी को लेकर सवाल होंगे, तो क्या उन सवालों को खारिज करके सिर्फ आप विरोधी को पाकिस्तानी और जेब कतरा के दोस्त? नहीं, वो बिल्कुल अच्छा नहीं। उनकी भाषा उनका जो चुनाव 2013 का विक्टिमहुड था, क्या अब 2016 के आखिर में वो विक्टिमहुड राहुल गांधी की तरफ को दे रहे हैं? देखिए, मैं एग्री करती हूं इनसे कि आपको याद होगा मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे तो 70s की बात है, तो बार बार वो इंदिरा गांधी की बात करते रहे 2.5 साल, और 80 में इंदिरा गांधी वापस आ गई। इतना उसको बड़ा बना दिया, शाह कमीशन, मतलब उनको टारगेट करना, बिल्कुल सदस्यता छीन लेना, तो एकदम पीछे जो पड़ गए ना हाथ धो के। तो कहीं ना कहीं क्या, मैं अभी तो एक ही भाषण, 1-2 भाषण में ऐसा हुआ है, तो क्या नरेंद्र मोदी उसी रास्ते पे जा रहे हैं? तो बिल्कुल आप एक पैरिटी दे रहे हैं, एक समानता दे रहे हैं राहुल और नरेंद्र मोदी के बीच में। आज हम ये कर रहे हैं, जो डिस्कशन भी कर रहे हैं और टीवी चैनल लिखा भी जा रहा है। भाषणों को देखकर लगा कि जैसे प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है, मतलब ठीक है उनकी आक्रामकता, उनकी शैली है, लेकिन जिस तरह से गरिमा होती है और ऑपोजिशन में कोई ऐतराज नहीं है। एक और चीज भी कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री के इंस्टीट्यूशन का भी रिस्पेक्ट उतना ही होना चाहिए। क्यों मैं नहीं कह रही राहुल गांधी, अब सुप्रीम कोर्ट में ये चल रहा है, राहुल गांधी ने एक पॉलिटिकल रैली में कहा, उठाया, बार बार उठा रहे हैं, पॉलिटिकल कारणों से उठा रहे हैं ये आरोप, और क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, हमको भी मालूम है यूपी में सब होने वाला है, तो चार्जेस जब आप लगाते हैं
तो उसकी एक जिम्मेदारी होनी एक चाहिए। जिम्मेदारी, क्योंकि प्रधानमंत्री आपको अच्छे लगे बुरे लगे, देश के प्रधानमंत्री उनकी उस जब पोजीशन पर्सनल चार्ज लगाते हैं तो गरिमा आपको होती है और बहुत फूक फूक के कदम रखने की जरूरत होती है उसमें। लेकिन अगर चार्ज लग गया नंबर 2 द्वारा तो फिर जिम्मेदारी उधर शिफ्ट हो उधर जाती से है कि आप उसको रिस्पॉन्ड उसको करके respond कहिए कि सही नहीं है, उतना ही काफी है इस समय। मैं तो प्रोब तक भी नहीं जाऊंगी कि जांच करिए, जांच कराएं तो अलग चीज है। एक जवाब उनकी तरफ से आना चाहिए, चाहिए। मैं इसमें शामिल नहीं। देखिए, अभी एक वकील हैं संजय हेगड़े साहब, हम लोगों के मित्र हैं, उन्होंने एक सुझाव दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर दे। जो पहले के दौर में हुआ था, जो पहले के दौर में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जेटली जी ने। हाँ, देखिए, दूसरी वो भी नहीं हो रहा है। एक और बात ध्यान रखने की है कि आप अरविंद केजरीवाल की शख्सियत को देखिए, यहां उनके नाम के जिक्र की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रसंग इस तरह का है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उन्हें लगातार झूठा, चोर, दोगला और भगोड़ा कहते रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने ये 4 उपमाएं अरविंद केजरीवाल के लिए एक बार नहीं, सैकड़ों बार दी। नतीजा क्या हुआ? उनके प्रवक्ताओं ने भी काम नहीं किया, बीजेपी और मोदी जी। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, इससे केजरीवाल को बहुत लाभ हुआ। वो लगातार राजनीति में उनका जो उत्थान हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के इतना सिंपल क्यों है भारत की राजनीति में कि आप कुछ भी किसी को आरोप लगाते चले जाइए और जिस पे आरोप लगता है वो राइज कर जाता है। नहीं, देखिए, अगर आरोप में दम है, देखिए, कांग्रेस की सरकार पर जो आरोप लगते थे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में, उससे कांग्रेस को लाभ नहीं हुआ। अगर आपके आरोपों में दम है तो उससे लाभ नहीं होगा। मेरा एक सवाल है, आरोपों में दम नहीं है तो लाभ होगा। एक मैं नकल देख रहा हूं इसमें, नोटबंदी के दौर में मैं देख रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री बोलते हैं कि वो काले धन को मिटाने की बात करते हैं, ये काले धन की बात करते हैं। ठीक इंदिरा गांधी इसी तरह से बोलती थी कि मैं गरीबी मिटाने की बात करती हूं और ये कहते हैं इंदिरा हटाओ की बात करते हैं। अब राहुल गांधी भी उनकी एक शैली की नकल कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री जाते हैं तो कहते हैं वीरों की धरती को मेरा प्रणाम, और इस पे हम बात करेंगे, ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम इससे बात करना चाहते हैं। ये एक दूसरे की नकल करते करते अगर दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो भारतीय राजनीति कितनी नीरस हो जाएंगी। तो हम ब्रेक से लौट आए हैं, बात कर रहे हैं आज राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए भाषणों के ऊपर। अभय जी, जो जैसा कि जिक्र मैंने किया कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरफ बोल रहे हैं और राहुल गांधी प्रधानमंत्री की तरफ बोल रहे हैं। देखिए, आमतौर पर भाषण देने का पैटर्न, कुछ भाषण देने के 2-3 सेट पैटर्न हैं और सब लोग उन्हीं सेट पैटर्न्स में भाषण देते हैं। इसलिए ये मानना कि ये इसकी नकल कर रहा है, ये उचित नहीं है। अब ऐसे मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश का नेता पंजाब जाएगा तो वहां पे वो सिख गुरुओं को याद करेगा। सब अपने अपने फॉर्मूले पे क्यों नहीं टिके हुए? नरेंद्र मोदी का अपना फॉर्मूला है, इतने साल से वो गुजरात से लेके देश के चुनाव में एक चुनाव तो जीते ही, तो अपने फॉर्मूले पे टिके रहे ना। इंदिरा गांधी के स्लोगन की फोटोकॉपी, राहुल गांधी तो अभी तक तो नहीं बोलते थे कि यहां आए, मैं गांधी की धरती पे आया हूं, मैं यहां आया हूं। वो नरेंद्र मोदी की अपनी शैली है कि झांसी गए तो वीरांगना की धरती है, मैं प्रणाम करता हूं, ये करता हूं, ये सब बोलते मुझे आपको ये बात लग रही है, लेकिन मुझे लगता है कि 2-3 सेट पैटर्न हैं और उन्हीं की अदला बदली होती रहती है। वक्त और जरूरत के हिसाब से लोग उन पैटर्न्स को, उन प्रारूप, भाषण देने के उन प्रारूपों को अपना लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों नेता इस वक्त लग रहा है कि 2019 आ गया हो और कंफ्यूज उनको डेजा वू हो रहा हो कि 2019 तो बहुत ऐसा तो नहीं है दोनों नेताओं के साथ। हाँ, लेकिन मैं ये मानता हूं 2019 जरूर बहुत दूर है। लेकिन मार्च में जब उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनावों के नतीजे आएंगे, उस वक्त 2019 काफी नजदीक लगने लगेगा लोगों को। अब वो किस तरह से नजदीक लगता है, ये नतीजों की बात है। हर चुनाव असम में भी लगा तो जीत गई बीजेपी, तो फिर असम के साथ ये नहीं, गोल पोस्ट बढ़ाते जाओ, जो मार्च का पहला हफ्ता जो है वो मौजूदा राजनीति के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वो किसी भी पक्ष में गेम चेंजर हो सकता है वो, लेकिन होगा जरूर वो। एक बदलाव आया कि राहुल गांधी लंबा बोल रहे हैं। ओबामा, मैंने उनकी किताब पढ़ी थी उनके चुनाव जीतने पे, तो उनके ओबामा के एडवाइजर ने कहा था कि आप लंबा बोलिए, तो वो लंबा लंबा बोलते गए पूरा भाषण, तो वो एक उम्मीद के प्रतीक बन गए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में आए तो वो भी काफी लंबा बोलते थे। अब राहुल गांधी भी जो पहले 5-7 मिनट में अपना भाषण खत्म करते थे, आज हमने देखा कि काफी लंबा उन्होंने बोला। महसाना का नहीं, लेकिन मैं एक जिक्र करना चाहता हूं आपसे नीरजा जी की, हमारे एक पूर्व सहयोगी शेष नारायण सिंह, तो उन्होंने लिखा कि इस पूरे हंगामे में एक दुखद बात यह होती है कि बदलाव उसी तरह से हो जाता है। मतलब अगर इसके विकल्प में कोई नया विकल्प है तो वो कैसा होना चाहिए, उसके अपने आदर्श क्या होने चाहिए,
हम इन सब चीजों को छोड़ देते हैं, आरोप लगा के एक पहुंच जाता है, फिर उसके लगा के दूसरा पहुंच जाता है। देखिए, इससे भारतीय राजनीति को क्या मिला? एक चेहरे के बदले नया चेहरा मिला तो कुछ नहीं राजनीति। नहीं, वो बात है, लेकिन वो बहुत सालों से चला आ रहा है हमारी राजनीति में। इस तरह का आरोप प्रत्यारोप, पार्लियामेंट में हल्ला गुल्ला, ये सब चलता आ रहा है। लेकिन और राहुल गांधी ज्यादा निपुण हो गए हैं, आप 70-80% ऑफ द टाइम। आपको लगता है कि निपुण हो गए? हाँ, इम्प्रूवमेंट है बिल्कुल। कल के राहुल और आज के राहुल गांधी में फर्क है। हालांकि की बात बहुत फर्क पड़ा। अब देखते भी नहीं है, काफी मोस्ट ऑफ द भाषण वो बिना देखे ही बिना पढ़े ही दे रहे हैं को छोड़ के। और लेकिन उनकी तुलना नरेंद्र मोदी से नहीं की जा सकती वक्ता के रूप में। किसी से नहीं की जा सकती है, लेकिन एक दूसरे का अदला बदली लेना, एक दूसरे के हाव भाव, एक दूसरे की स्टाइल, वहाँ के जो हीरोज रहे हैं उनको अपनी वो नमन करना, ठीक है। वहाँ के लोगों की को वहाँ के लोग नहीं सोचते कि इससे उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, उनकी जिंदगी पे इन नीतियों से क्या। लोगों के लिए नीतियां महत्वपूर्ण नहीं है कि वो ऐसी नीतियां हैं जिसमें उनकी भागीदारी है या नहीं है। नीतियां हैं पर उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। और हम कब तक भारत की जनता इन प्रतीकों पर मोहित होते रही कि वीरों की धरती को प्रणाम, आपको सलाम। भावुक मुद्दे बहुत हावी हो जाते हैं हमारे देश में, ये सही है। भावुकता पे लोग जाते हैं और नेता उस चीज को अपील करते हैं। लेकिन आज के भाषण में मुझे जो प्रधानमंत्री के जो ये सब जो करना, हंसी मजाक करना, वो आपत्तिजनक नहीं लगा। मुझे जो निराशा हुई, और प्रधानमंत्री 2.5 साल से जो मैं कहती हूँ पॉलिटिकली करेक्ट रहे हैं, उनके जो फुट सोल्जर्स हैं, उनके लेफ्टिनेंट्स हैं, उनके पार्टी के लोग हैं, चाहे जो मर्जी बोलते रहे, कभी माफी मांगी, कभी उनको खींचा। लेकिन आज ये कहना कि जो हमारी निंदा कर रहे हैं वो पाकिस्तान की सेना की तरह एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं देश में, ये तो बहुत बड़ी चीज है। ये तो कहना एक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप सरकार की वाहवाही कर सकते हैं। जो सरकार से डिसएग्री करता है, फिर आप अपोजिशन में हैं ही क्यों? क्योंकि आपका नजरिया ही अलग है। पर सवाल करने वाला क्या फिर आप देशभक्त होता है? नहीं, क्या फिर आप वन पार्टी की तरफ जाना चाह रहे हैं कि जो भी आपके खिलाफ थोड़ा भी बोलेगा, चाहे वो सीधा पाकिस्तान, वो या पाकिस्तान या देशद्रोही का उसको करार दिया जाएगा? तो ये इन चीजों की क्या हमारे लोकतंत्र में जगह है? बिल्कुल, मुझे तो ये बहुत ही। इस तलखी को खत्म करने का कोई तरीका आपको नजर आता है? देखिए वो तस्वीर तो बड़ी भयावह थी। मतलब जहां प्रधानमंत्री के सामने राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता थे तो लोगों ने उसके बड़े कयास लगाए कि समझौता हो गया। लेकिन चलिए, अगर वैसी तस्वीर ना हो तो किसी और तस्वीर से दोनों की तलखी को कम की जा सके। इससे जनता को फायदा होना चाहिए। इससे जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा है। वो घाटे में सिर्फ ताली बजा के घर जा रही है, उसको मजा आ रहा है, लेकिन उसको पता नहीं हो रहा कि उसकी जेब लुट रही है। तो राजनीति में विचार आए, ये आए तो दोनों की दोस्ती कैसे करा दी जाए? देखिए, संभव नहीं है दोनों की दोस्ती होना, क्योंकि ये वर्चस्व, आदर हो, सम्मान हो, दोनों एक दूसरे का आदर करें। जो है वो प्रधानमंत्री भी राहुल को गंभीरता से लें और राहुल भी प्रधानमंत्री को गंभीरता से लें। ये वर्चस्व की लड़ाई है। कांग्रेस की तरह से भारतीय जनता पार्टी भारतीय राजनीति पर लंबे समय तक के लिए अपना वर्चस्व कायम करना चाहती है। वो चाहती है कि केवल एक चुनाव की अवधि के लिए नहीं, बल्कि कई चुनावों की अवधि के लिए, जिस तरह कभी कांग्रेस का वर्चस्व था एक पार्टी का, उस तरह का वर्चस्व कायम करना चाहती है। उसके लिए पूरा संघर्ष हो रहा है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अपना डूब क्षेत्र, अपना कैचमेंट एरिया वो बहुत विस्तार करें और वो उन लोगों को नहीं जो हमारे उनके परंपरागत समर्थक हैं, बल्कि गरीबों को भी उसमें ले आए। ठीक है, कांग्रेस उन लोगों को अपने पाले से निकलने नहीं देना चाहती। समय कम है, एक लाइन आप बोल सकते हैं। लेकिन एक कटुता होने की जरूरत नहीं है। कटुता होने की जरूरत नहीं, थोड़ी गरिमा आनी चाहिए। अब 2.5 साल हो गए हैं, थोड़ी गरिमा आनी चाहिए। दोनों की जंग चलती रहेगी, लेकिन एक जंग साहब आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया निजी कारणों से। अब निजी कारण के अनेक पहलू होते हैं तो हम उसका सम्मान करते हैं, वैसे हम कौन होते हैं सम्मान करने वाले, लेकिन फिर भी उनकी एक अहमियत थी दिल्ली की राजनीति में और उन्होंने एलजी के पद को दूसरे तरीके से परिभाषित किया। विवाद हुए, जो बयान पुराने थे जो नए थे वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। उसका ब्रेक लेंगे। बीजेपी ने एलजी साहब के जरिए दिल्ली की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश की है। एक ऐतिहासिक बहुमत लेकर आई हुई सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश करी है इन लोगों ने कल। अगर एलजी ऑफिस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होते हैं, अगर उनका दफ्तर
चुनी हुई सरकार के खिलाफ खबरें लीक करके उसको अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है ये बड़ा सीरियस है। अब वो एलजी साहब भी बेचारे क्या करें। आज अगर वो मेरे खिलाफ मेरे फेवर में कुछ कर दें, कल उनको हटा देंगे। अब उनको अपनी कुर्सी भी तो बचानी है बेचारे एलजी को। एलजी साहब तो पूरी तरह से उनके इशारों पे नाच रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि नीचे के अफसरों को भी हम ऐसे फिट करेंगे कि वो भी उनके इशारों पे नाचेंगे। ट्रांसपोर्ट सीएनजी घोटाले के अंदर खुद फंस रहे हैं। शीला दीक्षित जी और एलजी साहब दोनों फंस रहे हैं उस घोटाले के अंदर। सीबीआई की रिपोर्ट हैज रेज्ड क्वेश्चन मार्क्स ऑन नजीब जंग साहब, वो खुद फंस रहे हैं उसके अंदर। बहुत अच्छा खट्टा मीठा कई तरह का उनके साथ अनुभव रहा है। कई चीजों पे हम उनसे झगड़े भी हैं, कई चीजों पे अंदर बैठ के खूब बहस भी हुई है, कई चीजों पे उन्होंने हमें आगे बढ़ने से रोका भी है। पर उस सब के बावजूद मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली के लिए एजुकेशन में, हेल्थ में, बिजली पानी में बहुत सारे ऐसे काम हमने किए हैं जो उनके साथ मिलकर दिल्ली के लिए किए हैं। और अभी तक उन्होंने जितना भी सहयोग दिया मैं उनके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। कौन सबसे पहले कैशलेस हो, इसे लेकर बीजेपी शासित राज्यों में होड़ मच गई है। इसी का नतीजा है कि झारखंड सरकार ने अपने आनन फानन में अपनी 4 पंचायतों को कैशलेस घोषित कर दिया। इनमें से 2 पंचायतों के कैशलेस होने की पड़ताल करने जब हम गए, हमारे सहयोगी गए, तो असलियत पता चली। ना तो इसके लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं वहां दिखी, ना ही किसी को कैशलेस लेन देन सिखाया गया। कितने ही लोग पहली बार कैशलेस शब्द सुन रहे हैं, ऐसा वहां के लोगों ने कहा कि पहली बार सुन रहे हैं। बोकारो के चंद्रपुरा ब्लॉक की 2 पंचायतें दुग्धा पश्चिम और दुग्धा दक्षिण सरकारी रिकॉर्ड्स में अब कैशलेस हैं। झारखंड सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे तामझाम के साथ राज्य की जिन 4 पंचायतों को सबसे पहले कैशलेस होने का तमगा थमाया, उनमें बोकारो की ये 2 पंचायतें भी हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के ऐलान और दुकानों की सजावट भर में दुकानों पर टंगे कैशलेस बोर्डों की सच्चाई खुलने में देर नहीं लगी। मार्केट गए थे, मार्केट में 2-3 को दुकान गए, लेकिन बोला कि नहीं, हम पास वो मशीन नहीं है, ना पेटीएम है, या जितना भी जो भी ऐप्स आता है वो सब कुछ नहीं हो रहा है। तो आप मैंने एगो कैरेक्टर के आधार पर कि अपने जाइए उधार, बाकी जब होगा तो आप दे दीजिए। तो ये तो दिक्कतें आई रही है। हम क्यों उधार लें उससे जब हमारा अकाउंट में पैसा है? तो बहुत दिक्कत है। और सरकार की एटीएम से भी 2500 से ज्यादा निकलता नहीं है, और कैश देते हैं उसको एटीएम स्विप करने के लिए, वो हमारा पास है नहीं है। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? दिल्ली से जो अधिकारी आए हुए हैं यहाँ पर, उन्होंने कहा कि यहाँ पूर्णतः कैशलेस है, पूरा पश्चिमी पंचायत, दक्षिणी पंचायत कैशलेस है। लेकिन कैश तो है, एटीएम भी है, लेकिन स्क्रैच कहाँ होगा? सामग्री के अभाव से आज भी आदमी सब कैश ही दे रहे हैं, तो लेस का कोई जरूरत ही नहीं है। लोगों का कहना है कि सरकार ने मशीन लगा दी, इस्तेमाल करना नहीं सिखाया। ऐलान की हड़बड़ी में लोगों को सिखाने समझाने की कोशिश नहीं की। ने हमने मोबाइल चलवे पा रही हो, ने खाता पत्र हमने देखे जाना ही हो, और गरीब के जब एटीएम कर दिलक तो फिर हमने कैसे बाँचबे? कैसे न कैसे हमने बाँचबे? बाल बच्चा बा हमने कैसे किए? हमने रोज नगद नारायण, कभी हमने खटई हो तो नगद मिलो, तो 1 किलो चार तो 1 किलो आटा, तो 25 ग्राम तेल, तो 25 ग्राम आलू करके हमने खाई हो, दिन पार कर रही हो। तो ये रकम में हमने गुजरा की रकम में जीतो। मशीन आएगा तभी तो हम करे, तो क्या करना पड़ेगा? के टांग दिया ये बैनर? पंचायत की तरफ से जो आया, उस दिन ब्लॉक की तरफ से आए थे, वो लोग टांगे हैं। कौन कौन आए थे? कौन अधिकारी आए थे? वीडियो सब भी आए थे। और सिखाने वालों को भी देखिए, अब खुद ही कुछ साफ नहीं है तो आगे क्या बताएंगे। एक पंचायत कर्मी को हम लोग सिखाया कि इसका 5 तरह का जो होता है, उसमें से 3 तरह का वो हमारे पास कारगर है, जो स्टार, डबल लाइन, हैश, पोस्ट मशीन, आधार बैलेट वाला हो गया। और इस सब के माध्यम से जो हम लोग पेटीएम हुआ, एसबीआई बड़ी हुआ। अब इन पहली कैशलेस पंचायतों का हाल सरकारी ऐलान की खिल्ली उड़ा रहा है। बेहतर होता राज्य सरकार कुछ वक्त लेती,
पहले उन्हें सिखाती जिन्होंने लोगों को आगे सिखाना है, फिर कैशलेस होने का दावा करती। बोकारो से रिपुसदन पाठक के साथ मनीष कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।